बात करते हैं उस शब्द की जिसकी चर्चा पिछले कई घंटों से पूरी दुनिया में हो रही है। वो शब्द है सरेंडर। ये शब्द ऐसे व्यक्ति को लेकर ट्रेंड हो रहा है जिसने 40 दिन तक ईरान में बम वर्षा की, मिसाइल वर्षा की। वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सवाल यही है कि बम बरसाने वाले, धमकी देने वाले ट्रंप अचानक सीज फायर पर क्यों आ गए हैं? ईरान के सामने अचानक सरेंडर क्यों कर दिया? इसकी पूरी कहानी आज हम सत्ता के न्यूज मित्रों को बताने वाले हैं। ट्रंप के सीज फायर और सरेंडर वाले निर्णय का निष्कर्ष यही है। जो ट्रंप ईरान की सभ्यता खत्म करने चले थे, उनकी सुप्रीमेसी खत्म हो गई है। ईरान ने ऐसा जवाब दिया है, ईरान ने ऐसी मिसाइल और ड्रोन शक्ति दिखाई है जिसके आगे ट्रंप को झुकना पड़ा। ट्रंप को हमले वाला आदेश वापस लेना पड़ा। ये कहानी सिर्फ ट्रंप के सरेंडर की नहीं है, बल्कि खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका की सुपर बेइज्जती की ये पूरी कहानी है। सिर्फ 24 घंटे में ट्रंप के सुर कैसे बदल गए, इसे आप ट्रंप के बयानों और धमकियों से समझिए। अगर ये कहा जाए कि ईरान में युद्ध के 40वें दिन ट्रंप का धमकी बम फुस बम साबित हुआ, तो गलत नहीं होगा। इसे ट्रंप की बातों से भी डिकोड करते हैं। ट्रंप का दावा क्या था? ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे। हकीकत यह है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप शुरू से ये दावे करते रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे। अब स्थिति यह है कि अमेरिका में ट्रंप की सत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान में पूरी सत्ता बदल चुकी है। उनके टारगेट पर ईरान की इस्लामिक सत्ता थी। सच यह है कि IRGC के सामने ट्रंप ने घुटने टेक दिए। ट्रंप कल लंबी लंबी बातें कर रहे थे। ये कहा था कि ईरान में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, जबकि ऐसी धमकी के कुछ ही देर के अंदर डेडलाइन से पहले अमेरिका ने संपूर्ण सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी थी कि ईरान में मानव इतिहास का अहम पल होने वाला है। सच में देखिए तो ये अमेरिका के इतिहास का शर्मनाक पल है। आज से ठीक 40 दिन पहले अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया था, जिसमें उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह खामेनी भी मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने ईरान में बड़ी तबाही लाई, कई मंत्री, कई कमांडरों को मार डाला, भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब वही अमेरिका ईरान की हर शर्त को मानने के लिए तैयार है। आपको बताते हैं ईरान की वो 10 शर्तें जिसके आगे ट्रंप की सारी शक्ति फेल हो गई है। पहली ये शर्त ये थी कि अमेरिका तुरंत हमले बंद करे। अमेरिका ने ऐसा ही किया। दूसरी शर्त, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण होगा। अमेरिका ये भी मानने को तैयार है। तीसरी शर्त, ईरान के यूरेनियम संवर्धन में कोई रोक टोक नहीं करेगा। अमेरिका ईरान पर लगाए सारे प्रतिबंधों को फौरन हटाए। अमेरिका को ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंधों को भी हटाना होगा। UNSC में ईरान के खिलाफ सभी प्रस्ताव खत्म होने चाहिए। ईरान ने यह भी शर्त रखी कि IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव खारिज होने चाहिए। बड़ी बात, अमेरिका को युद्ध में ईरान को हुए नुकसान की पाई चुकानी होगी। इसके अलावा अरब देशों से अमेरिका को अपने सैन्य बल तुरंत हटाने होंगे। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले नहीं करने की शर्त भी रखी। हालांकि शर्त की इनसाइड स्टोरी भी अलग अलग है। अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान ने ट्रंप की शर्तों पर सरेंडर किया है, जबकि ईरान अपनी जीत के दावे कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीज फायर से पहले आखिरी 48 घंटे बहुत अहम थे। 5 और 6 अप्रैल को हालात बहुत तनावपूर्ण थे। आखिरी समय पर मिले संदेश के बाद सीज फायर पर सहमति बनी। इसकी 5 चरण वाली इनसाइड स्टोरी भी आज आइए आपको बताते हैं। आपको ये बताते हैं कि सीज फायर में कितने कैरेक्टर थे, कितने देशों ने अहम भूमिका निभाई। 14 दिन के सीज फायर में किसका रोल अहम रहा? पहले चरण की अगर बात करें तो ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की, युद्ध विराम मानने की कमिटमेंट ली। इसका असर भी दिखा। ट्रंप के पोस्ट के 15 मिनट के बाद अमेरिकी सैन्य बलों को पीछे हटने का आदेश दिया गया। अगले चरण की अगर बात करें तो इसमें ईरान मुख्य कैरेक्टर था। ईरान के विदेश मंत्री बातचीत को राजी हुए। ये कहा कि ईरान युद्ध विराम का पालन करेगा। ईरानी सेना के समन्वय से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा। आपको पर्दे के पीछे के ड्रामे को भी समझना चाहिए। सोमवार सुबह ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा था, ईरान का 10 पॉइंट वाला प्रस्ताव एक आपदा है। मतलब अब तक आखिरी बातचीत नहीं हुई थी। अब इस पूरे प्रकरण में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी की बात भी करते हैं।
मुश्तबा खामेनेई ने समझौते की इजाजत दी। ईरान के विदेश मंत्री ने IRGC को मनाया। कहा जा रहा है कि चीन ने ईरान को समझौते का रास्ता निकालने की सलाह दी थी। अब बात करते हैं आखिरी चरण की। दिन था मंगलवार। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। इसके बाद ही ईरान से समझौता हुआ और अमेरिका और ईरान दोनों सीज फायर के लिए राजी हुए। पूरी कहानी में सबसे बड़ी भूमिका चीन की है। बताया जा रहा है कि चीन ही ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया, जिसके बाद ये सीज फायर हुआ। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पर्दे के पीछे से आर्थिक कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में यह बयान दिया है कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में चीन की अहम भूमिका थी। ट्रंप का दावा है कि बीजिंग ने तेहरान पर बातचीत के लिए दबाव डाला था। आपको बता दें कि चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चीन ईरानी तेल का 80% तेल खरीदता है, जो हॉर्मुज से ही गुजरता है। युद्ध से ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ने से चीन को नुकसान हो रहा था। चीन की अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री को भारी नुकसान इसकी वजह से था। इसके अलावा चीन शांति वाली कूटनीति से अपनी इमेज भी बनाना चाहता है। 2023 में सऊदी और ईरान की डील भी चीन ने ही करवाई थी। इससे भी बड़ी बात, मई 2026 में ट्रंप और शी जिनपिंग समिट होने वाली थी। बताया जा रहा है कि समिट से पहले तनाव कम करने के मकसद से चीन पर्दे के पीछे से शामिल हुआ। अमेरिका और ईरान में सीज फायर पर सहमति कराई गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं था। उन पर इतना दबाव था कि समझौता तो करना ही था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, तेल कीमतों से दुनिया में हाहाकार था। घरेलू राजनीति की बात करें तो अमेरिका में ट्रंप को महाभियोग का डर था। उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही थी। कैसे ट्रंप इस पूरे मिशन में नाकाम रहे, 7 सबूत के साथ समझिए। ट्रंप का मकसद क्या था? ईरान में रिजीम चेंज। रिजल्ट क्या हुआ? वो नाकाम रहे। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगाना उनका लक्ष्य था, इसमें भी वो नाकाम रहे। ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी दिन तक ईरान मिसाइल शक्ति दिखाता रहा। ट्रंप ईरान की सेना को खत्म करना चाहते थे। IRGC ने ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप सरेंडर करने को मजबूर हो गए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का एजेंडा फेल हो गया। अभी भी इस पर ईरान का कंट्रोल है। कर्ग द्वीप पर अमेरिका ने कब्जे की कोशिश की, कोई सफलता नहीं मिली। ईरान में विद्रोह का अमेरिका का प्लान भी फेल हो गया। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में यह प्रश्न होगा कि अब अमेरिका और ईरान के बीच क्या होगा। 14 दिन के सीज फायर के बाद क्या होगा, इसकी जानकारी भी आइए आपको दे देते हैं। ऐसी चर्चा है कि 2 दिन बाद 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बैठक हो सकती है। सीज फायर के ठीक बाद यह पहली बैठक है। इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ये भी जानिए। ईरानी पक्ष की अगर बात करें तो ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। अमेरिकी पक्ष की अगर बात करें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर इसमें शामिल हो सकते हैं। सीज फायर के बाद ईरान हर मंच पर अपनी जीत के दावे कर रहा है। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ईरान के लोग तेहरान में सड़कों पर उतरकर खुशी मना रहे हैं। ये तस्वीरें ट्रंप को बहुत चुभने वाली हैं। भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने भी कई ऐसे दावे किए हैं जो अमेरिका को चुभने वाले हैं। कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष से उन्होंने बातचीत में कहा कि ट्रंप पूरी तरह आश्वस्त थे कि वो जीत जाएंगे। ईरान का नक्शा बदलने के वो दावे करते थे, लेकिन ईरान ने अमेरिका को बड़ा जवाब दिया, जिस वजह से ट्रंप युद्ध रोकने के लिए मजबूर हुए। ईरान की शर्तों को उन्हें मानना पड़ा। ये ईरान की जीत है। Can you reason it out how Iran looks at the ceasefire as a victory? They were very sure they will win and within 3 days, and they said that the map of Iran after war will be different and the oil of Iran will be under control of them. And also they said they will win in this war and they will have a lot of achievements. They said that one, it will be within just only 3 days. Now, they were forced to stop the war and they accepted our conditions. As you know, in the beginning, they were saying that we want unconditional surrender and Iran should submit itself to us. But now we understood who submitted itself to Iran.
and where is the unconditional surrender? Because of that, we believe that this is our victory. ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। 40 दिन की जंग और 12,000 से भी ज्यादा स्ट्राइक करने के बाद भी ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी का वो छोटा सा समुद्री रास्ता जहां ट्रंप फंस गए। इस समुद्री रास्ते को रोककर ईरान ने कई देशों की तेल और गैस सप्लाई को बाधित कर दिया, जिसके बाद ट्रंप पर दबाव था कि वो किसी भी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएं। मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी और लगातार हमलों के बाद भी अमेरिका इसमें सफल नहीं रहा। अब सीजफायर के बाद आखिरकार हॉर्मुज स्ट्रेट का ताला खुलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उसके मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट की असली चाबी अब उसी के पास होगी। 15 दिन के सीजफायर की शर्तों के मुताबिक अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी सहमति दे दी है। ईरान ने कहा है कि वो ही हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री मार्ग की निगरानी करेगा। हालांकि इसका पूरा कंट्रोल वो ओमान के साथ मिलकर करेगा। यहां से अब जो भी जहाज गुजरेंगे वो IRGC की इजाजत से जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की अनुमति दी गई है। अब से कुछ देर पहले ही ईरान ने दावा किया कि वो $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप की आवाजाही और सुरक्षा में अमेरिका मदद करेगा। ट्रंप के मुताबिक वो इस पर नजर रखेंगे कि सीज फायर के दौरान सब कुछ ठीक से चले। ये कहकर ट्रंप ने यह जताने की कोशिश की है कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा दिया है, लेकिन सच यही है कि हॉर्मुज वाले ट्रैप में ट्रंप ऐसा फंसे कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता दिखा ही नहीं। इसे आप ऐसे समझिए, युद्ध शुरू होने से पहले जो हॉर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सभी के लिए खुला हुआ था, वहां से अब सिर्फ ईरान की इजाजत से ही जहाज आ जा सकेंगे। नियमों के मुताबिक दुनिया में किसी भी समुद्री मार्ग पर ऐसा टोल नहीं लगता है, लेकिन सीज फायर की शर्तों ने ईरान को ये अधिकार दे दिया है। यानी एक तरह से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल एक बिजनेस मॉडल और निजी संपत्ति की तरह करेगा। अब इसे ट्रंप कैसे जीत बता रहे हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ईरान से जो डील की है उसका अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज का कंट्रोल दिया है तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। हॉर्मुज को लेकर इस व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि टोल वाली व्यवस्था जो 15 दिन के सीज फायर के लिए लागू की गई है, क्या वो बाद में भी जारी रहेगी? दूसरा सवाल यह है कि क्या इस टोल वसूली में ईरान के साथ ओमान भी अपनी हिस्सेदारी लेगा? इसको लेकर ओमान ने अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा है। एक सवाल अमेरिकी दखल को लेकर भी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मदद करेंगे, लेकिन क्या ईरान इसे स्वीकार करेगा? ईरान का दावा है कि हॉर्मुज टोल से हुई कमाई का पैसा पुनर्निर्माण में खर्च होगा। तो क्या फाइनल डील में अमेरिका इस बात की गारंटी मांगेगा कि ये पैसा सैन्य शक्ति बढ़ाने में इस्तेमाल ना हो? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान इस हॉर्मुज टोल से हर साल अच्छी खासी कमाई कर सकता है। ये ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज की तरह होगा। एक अनुमान के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से रोजाना 80 से लेकर 130 जहाज गुजरते हैं। अभी तक की शर्तों के मुताबिक ईरान को हर जहाज से $2 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ रुपए वसूलने की इजाजत मिल सकती है। अगर इस कमाई को सालाना आंकड़ों में देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 30 से 40 हजार जहाज गुजरते हैं। अगर हर जहाज पर शुल्क लागू हो तो ईरान करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। ताजे दावे के मुताबिक अगर $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूला गया तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अभी अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए चीनी मुद्रा यानी युआन में ये टोल वसूल रहा है। आगे ईरान क्रिप्टो करेंसी में भी टोल राशि ले सकता है। अगर यही व्यवस्था जारी रही तो ट्रंप के लिए ये बड़े घाटे का सौदा हो सकता है। Iran is used this leverage, might be one of the most significant leverage that it is. And then this war was ended by one main goal, which is opening the strait, the Hormuz Strait itself, which was open before the war. Actually, this is on the hand of Iran, on the control of Iran, and Iran is the one who decide what
can do and what he has to do. Before this war, the Strait of Hormuz was open. No one had any problem for passing the Strait of Hormuz, and everyone was happy for that one. This aggression and this war created a lot of problems in the world through and also including the Strait of Hormuz. और सत्ता में अब आपको बताते हैं इस सीज फायर से सबसे ज्यादा खुश कौन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की सबसे ज्यादा खुशी किसे है? जवाब है शेयर बाजार को, जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से पिछले 40 दिन से कांप रहा था, लहूलुहान था। लेकिन आज हरियाली लौट आई है। इस पर हमने न्यूज मित्रों की जेब के लिए एक जरूरी कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या अब शेयर बाजार पर युद्ध ग्रहण खत्म हो चुका है। क्या अब शेयर बाजार में निवेश करना सुरक्षित है या अभी और इंतजार करने की जरूरत है? ये भी जानेंगे शेयर बाजार या सोना चांदी इस वक्त कहां पैसा लगाना सही रहेगा, कहां असली कमाई हो सकती है। और एक जरूरी सवाल यह भी है कि क्या आपकी लहूलुहान SIP के अच्छे दिन आज से शुरू हो गए हैं? आज एशिया के साथ साथ भारत के शेयर बाजार ने अमेरिका ईरान के युद्ध विराम का ग्रैंड वेलकम किया। युद्ध में जैसे ही बम रुके, शेयर बाजार बम बम हो गया और कुछ ही घंटे में हालात और जज्बात दोनों बदल गए। जो कच्चा तेल युद्ध की वजह से रॉकेट बना हुआ था और दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, आज वो बुरी तरह क्रैश हो गया, जबकि शेयर बाजार ने सीज फायर को सलामी दी। युद्ध जैसे माहौल में सुरक्षित निवेश बनने वाले सोना और चांदी का भी अब तक बुरा हाल था, लेकिन आज दोनों की कीमतें रॉकेट बन गई। लेकिन क्या ये शुभ संकेत आगे भी दिखने वाले हैं? शेयर बाजार और सोना चांदी की रेस में कौन आगे निकलेगा? इसे लेकर हमने बड़े एक्सपर्ट से बात की है और आपके लिए एकदम आसान भाषा वाली कुंजी तैयार की है। सबसे पहले देखिए आज ट्रंप के सीज फायर से शेयर बाजार कैसे फायर दिखा। निफ्टी में 873 अंकों की और सेंसेक्स में 2946 अंकों की जबरदस्त बढ़त दिखी और निवेशकों ने कुछ ही घंटों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। इसके अलावा सोने और चांदी की कीमतों में भी आज युद्ध विराम से आंधी आ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अभी सोना 3000 रुपए महंगा दिख रहा है, जबकि चांदी की कीमतों में 13000 से ज्यादा की बढ़त है। यानी जो निवेशक महंगाई बढ़ने के डर से सोने चांदी से दूरी बना रहे थे, उनका दिल युद्ध विराम से फिर इस सुरक्षित निवेश पर अटकता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर वो कौन से 4 बड़े कारण रहे जिन्होंने पिछले कई दिनों से नुकसान का दर्द झेल रहे निवेशकों के लिए मरहम का काम किया और उनके आंसू आज खुशी में भी बदल गए। इसमें सबसे बड़ा कारण ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर है। इसका असर ये हुआ है कि निवेशकों में ग्लोबल डर कम हुआ है और विदेशी निवेशक एक बार फिर भारत से उभरते बाजारों की ओर लौटेंगे। दूसरा कारण युद्ध विराम की वजह से कच्चे तेल के दाम आज 15% तक गिर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करीब 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इसका असर ये हुआ है कि महंगाई का डर थोड़ा कम हो गया है, जबकि दुनिया में वैश्विक मंदी का भी खतरा टलता हुआ दिख रहा है। तीसरी वजह पिछले कई दिनों से ईरान की मनमर्जियों के शिकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने पर सहमति बन गई है। हालांकि इसमें कई नियम और शर्तें भी हैं, लेकिन असर यह हुआ है कि हॉर्मूज के खुलने से तेल संकट टलेगा, क्योंकि सप्लाई चेन की चिंताएं खत्म होंगी। और शेयर बाजार की भयंकर तेजी में RBI के भी एक फैसले ने ट्रिगर का काम किया। युद्ध के संकट काल में भी RBI ने रेपो रेट को नहीं बढ़ाया। इसका असर यह होगा कि ना तो कर्ज महंगा होगा और ना ही आपकी EMI बढ़ेगी। लेकिन अब आगे क्या करना है? क्या शेयर बाजार के अच्छे दिन लौट आए हैं? अभी कहां निवेश करना सही है? इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। इन्वेस्टरों के चेहरे पे जो गमगीनी थी, वो उदासी थी, वो दूर हो गई है और सुबह से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ, सब खुशी की लहर पूरी छा गई है। मुझे लगता है वर्स्ट इज ओवर फॉर आवर मार्केट। इससे खराब नहीं जाएगा। जो भी 23,200, 22,800, इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा और धीरे धीरे ऊपर ही जाना है। सतर्क रह के ट्रेड करने की ज़रूरत है, अलर्ट रह के ट्रेड करने की ज़रूरत है, समझदार बन के ट्रेड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज अनाउंसमेंट हुई है, कल ट्रंप साहब ने कोई कंडीशन नहीं मानी, ईरान को कोई बात पसंद नहीं आई, किसी और देश ने कुछ और कह दिया, किसी ने बीच में कुछ आग लगा दी, कुछ भी हो सकता है। हमेशा सेफ चलिए,
हेज होके चलिए, अपनी पोजीशन का रिस्क एनालाइज करके चलिए। फाइनेंशियल चलेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट्स एंड वो सब धंधा वापस चलेगा, तो जो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन गल्फ कंट्रीज का ठप हो गया था वो वापस होगा। एंड बाकी फार्मा है, मेटल्स है, ये सब सेक्टर्स भी, डिफेंस तो सबसे अच्छा करेगा। शेयर बाजार कभी सेफ नहीं होता। आज युद्ध है, कल जीडीपी का डेटा था, परसों फार्म पेरोल का डेटा था, कभी ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया, कभी चाइना ने कुछ कह दिया। सिर्फ आपको समझदारी दिखानी है। जब बाजार नीचे आए बाइंग करनी है, जब बाजार ऊपर जाए सेलिंग करनी है। यदि आप इस सिंपल से फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो सारा बाजार अच्छा है। यदि आपके पास पैसा बड़ा है, पैसा बड़े से मेरा मतलब है कि आप 10 तोला, 20 तोला, 1 किलो, 50 किलो सोना खरीद सकते हैं, तो ये सोना इज़ वेरी गुड, नहीं तो स्टॉक्स इज़ वेरी गुड। दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। आज आपको बताते हैं कैसे जब जब हथियार खामोश हुए तब तब भारत का शेयर बाजार रॉकेट बन गया। आज मार्केट में जो तेजी आई है वो पिछले 11 महीने के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले भारत का शेयर बाजार एक और सीज फायर पर गदर मचा चुका है। मई 2025 में जब भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, जब पाकिस्तान के सरेंडर के बाद सेंसेक्स करीब 3000 पॉइंट और निफ्टी 900 अंकों से ज्यादा चढ़ा था। अब ईरान के सामने ट्रंप के सीज फायर वाले सरेंडर के बाद एक बार फिर मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है। स्पष्ट है, शेयर बाजार का ऊपर चढ़ना केवल आंकड़ों की सत्ता नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि अनिश्चितता के बीच दुनिया हमेशा स्थिरता और शांति को चुनती है। एक सीज फायर सिर्फ हथियारों का शांत होना नहीं है, बल्कि ये शेयर बाजार के लिए एक ऑक्सीजन है जो निवेशकों के विश्वास को जिंदा रखती है। सत्ता में अब गेट लॉस्ट वाली उस टिप्पणी की बात करते हैं जिसने राजनीतिक सर्कल में आग लगा दी है। इस टिप्पणी में 7 मिनट की मीटिंग है, बंद कमरे की बातचीत है और एक शब्द है जिसे अंग्रेजी में गेट लॉस्ट और हिंदी में बाहर निकलिए कहते हैं। और ये सब कुछ हुआ है टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल और भारतीय चुनाव आयोग के बीच। दरअसल मामला यह है कि एसआईआर की नई सूची में नाम काटे जाने के खिलाफ टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से मिलने गया था। टीएमसी का दावा है कि 10:02 पर बैठक शुरू हुई और 10:09 पर खत्म हो गई, यानी सिर्फ 7 मिनट में बैठक समाप्त हो गई। दावा है कि इस बैठक में टीएमसी के नेताओं ने ईसी के अधिकारियों से कहा कि उन्होंने 9 चिट्ठियां लिखी, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। ईसी ने जवाब देने की बजाय डेलीगेशन को गेट लॉस्ट कह दिया, यानी बाहर निकल जाओ। इधर सूत्रों के अनुसार ईसी के साथ बैठक के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन चिल्लाने लगे, जिस पर सीएसी ने उन्हें मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया और ये कहा कि चिल्लाना और अभद्र व्यवहार करना उचित नहीं है। अब बैठक के अंदर का सच क्या है ये तो दोनों पक्ष ही जानते हैं, लेकिन जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बाहर आए तो उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि उन्हें गेट लॉस्ट कहा गया। उन्होंने साथ ही सांसद सागरिका घोष से इसका हिंदी अर्थ पूछा, जिस पर साकेत गोखले ने ब्रायन को बताया कि गेट लॉस्ट का हिंदी मतलब है बाहर निकलिए। इसलिए हमने आपके लिए सत्ता की गेट लॉस्ट वाली कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत टीएमसी की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरूरी हिस्से से आइए करते हैं। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. What I saw today is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज। सीईसी के साथ टीएमसी की बैठक में क्या हुआ ये डेरेक ओब्रायन ने बता दिया, लेकिन मामला इतने पर नहीं रुका। चुनाव आयोग ने भी टीएमसी का नाम लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें चुनाव आयोग ने लिखा, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे।
ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का नाम लेकर कोई सोशल मीडिया पोस्ट करे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। इस सबसे अलग बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सांसदों की आदत है चीखने चिल्लाने की। चुनाव आयोग की बैठक में भी ऐसा ही हुआ होगा। Chief Election Commissioner told us within 7 minutes of the meeting, get lost. टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। इन्होंने बदतमीजी की होगी। डेरिक को तो आदत है जोर जोर से बोलने का। वो समझ रहे हैं कि राज्यसभा में जिस तरह जोर जोर से चिल्लाते हैं तो वहाँ चिल्लाए होंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा होगा कि क्वाइट। ममता जी भी जानती हैं कि ऐसे आरोपों से वो पश्चिम बंगाल में अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है और घटता हुआ आधार है उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी और उनकी सरकार का पतन अवश्यंभावी है। देखिए, मैं मानता हूं कि बंगाल के चुनाव को मैं बार बार कह रहा हूं, एक बहुत ही हिंसक टर्न दिया जा रहा है और अगर किसी एक संस्था को मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, दोज हु हैव एब्डिकेटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पूरे मामले में दिलचस्प एंगल कांग्रेस का भी है। अधीर रंजन चौधरी, जो बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। डेढ़े भाई, आप क्यों रो रही है? आपको इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगते। आप भी रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रही है। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगरपालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग। बताइए तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए। आपके दीदी को वकील बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, हम लोग आपके साथ आए। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होगी तो हम सब आपके साथ आए। आपका काम क्षुद्र राजनीति करना नहीं है। आपके ऊपर बीजेपी को कहीं पर जिताने की जिम्मेदारी नहीं है। आप इस तरह की अनाप शनाप बातें करना बंद कीजिए। आप बीजेपी के फ्रंटल बन गए, दुनिया ने आपका चेहरा देख लिया है। आप जिस तरह से बीजेपी की बैटिंग करते हैं, ये करना बंद कर दीजिए ज्ञानेश गुप्ता जी, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन की साख को तो चौपट किया ही है। आपने इस देश के लोगों के मन में जो इलेक्शंस के प्रति एक श्रद्धा, एक समर्पण और एक विश्वास था, उसको चूर चूर कर दिया है। दिल्ली में बंगाल पर टकराव के बीच कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव हराया था। इस बार वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन किया तो कुछ आंकड़े आपको जरूर देखने चाहिए। पहला ये कि ममता बनर्जी यहां से 3 बार विधायक रह चुकी है। 2011 में सीएम बनने के बाद यहां से उपचुनाव लड़ा था उन्होंने और 54,213 वोट से जीतकर सीएम बनी थी। दूसरी बार सीएम रहते हुए ममता बनर्जी यहां से जीती, लेकिन जीत का मार्जिन कम हुआ और 25,301 वोटों से जीती। तीसरी बार नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी ने यहां से उपचुनाव लड़ा और 58,835 वोटों से चुनाव जीता। अगर आबादी की राजनीति की बात करें तो भवानीपुर में 42% बंगाली हिंदू हैं, 24% मुस्लिम हैं और 34% गैर बंगाली हिंदू हैं। ममता बनर्जी ने आज चुनावी रैली भी की और आरोप भी लगाया कि बीजेपी बंगालियों से नफरत करती है। और अब मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री रही उमा भारती के एक वीडियो की बात करते हैं, जो आज काफी चर्चा में है। इस वीडियो में उमा भारती ने सड़क किनारे एक ठेला लगाया है, जहां वो लोगों को पोहा जलेबी बेचती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उमा भारती को पोहा जलेबी बेचना पड़ रहा है। दरअसल मामला यह है कि टीकमगढ़ के एसडीएम ने अतिक्रमण खत्म करने के लिए अभियान चलाया है। इसके तहत टीकमगढ़ नगर पालिका ने मंगलवार को सड़क किनारे लगे ठेले और गुमटियों को तोड़कर हटा दिया था। नगर पालिका के इसी अभियान के खिलाफ उमा भारती ने सड़क किनारे ठेला लगाकर विरोध जताया। उमा भारती खुद टीकमगढ़ की सड़क के किनारे ठेले पर जलेबी और पोहा बेचने के लिए उतर गईं। उन्होंने अधिकारियों से
हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सत्ता के सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।